हेलो ऑल, माई सेल्फ सी एस दीक्षिका गर्ग। आज से हम एफआर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बता दूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो आज से हम इंडेक्स 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम आज से हम इसको ही स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 16 को। हम स्टार्ट करते हैं इसके इलस्ट्रेशन से, जो कि सारे वन बाय वन हम सारे इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। डेफर्ड पेमेंट में जो है वो डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट के बारे में इसमें बोला गया है। इसमें जो मशीनरी है वो 10 मिलियन की है। तो जो पेमेंट हो रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रही है। इसमें हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले इसमें मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि अगर हम उस मशीनरी को आज ही खरीदते तो उसकी वैल्यू कम होती, लेकिन अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो वैल्यू है वो 10 मिलियन की हो रही है। लेकिन अगर हम आज ही पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ना करके अगर हम उस मशीनरी को आज ही खरीदे तो उसकी वैल्यू कितनी होती? तो हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू को। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने से करेंगे? 5.36% की रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर हम इसको निकालेंगे, क्योंकि एक जो अमाउंट है वो हम आज पेमेंट कर रहे हैं 33,33,333 का। तो उसको हम 1 से कंसिडर करेंगे और बाकी हम 5.36% से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 95 लाख आ जाएगी। यानी कि अगर हम इस मशीन को आज खरीदे तो हमें 95 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में खरीदे तो हमें 10 मिलियन की मशीनरी होगी। तो उसके बाद हमें क्या निकालना होगा? तो इसमें से हमें बैंक में कितना पैसा जा रहा है? हर बार जो है इतनी अमाउंट का जो है जो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जा रहा है, एक हमने उसी टाइम पेमेंट करी है ये, और बाकी जो हमारा बचा है ये प्रिंसिपल अमाउंट बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो ये अमाउंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंटरेस्ट का खर्चा भी इंक्लूडेड है और प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट निकालना होगा, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पर हमें निकालना है 5.36% की रेट से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ? 33,0533। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकला। एंड देन हमारा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे कर दिया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट देखना होगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बैलेंस रहा। तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल अमाउंट था, इसमें से हमारा कितना प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर चुके। एंड देन जो बैलेंस है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट होगा, और इस अमाउंट में से जो हम लेस करके निकालेंगे तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो वो होगा हमारा ये रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमारा रहेगा। तो हम इस तरीके से इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो है वो बैलेंसिंग फिगर रह जाएगा। इसमें जो मेन अमाउंट है इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है इसमें, या आप इसको एक ये हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा इसमें। ये आप एक बार इसको क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आप इस टेबल के तरीके से भी कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस तरीके से टेबल बनाते हैं, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये एक बार क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की बात की गई है इसमें। देखो, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाले क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है कि जो एसेट गिवन अप की जाती है तो उस अमाउंट को हम कंसिडर करते हैं। जो उसमें हमने एसेट जो गिवन अप की है वो लैंड एंड बिल्डिंग गिव अप की है, तो इसमें उसकी फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे 15 मिलियन। एंड जो कैश में हमने पेमेंट की है वो 3 मिलियन की है। तो उसके अकॉर्डिंग 18 मिलियन का जो हमारा है वो उसकी फेयर वैल्यू होगी, और हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 मिलियन। और हमारे लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही थी उसकी? 3 मिलियन हमने उसको दिया, तो 13 मिलियन की हमारे लिए कॉस्ट पड़ रही थी, और अभी उसकी फेयर वैल्यू कितनी बन रही है? 18 मिलियन। तो हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ? 5 मिलियन का। इस अकॉर्डिंग हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18 मिलियन, एंड देन 10 मिलियन का कैरिंग अमाउंट, एंड 3 मिलियन हमने कैश में पे किया, एंड देन द बैलेंस रहा हमारा प्रॉफिट 5 मिलियन का। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बहुत आसान है ये भी। इसमें जो दिया गया है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट दी गई है वो 1 लाख दी गई है, और जब डेप्रिसिएशन दिया गया है वो 55,000 दिया गया है। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बचेगी? 45,000 की। उसके बाद इन्होंने बोला है कि उसकी हमने उसकी वैल्यू को रिवैल्यू किया गया, तो उसकी वैल्यू कितनी बनी? 65,000, यानी कि 20,000 का इंक्रीजमेंट हो गया। तो उसको हम एंट्री क्या पास करेंगे? एसेट कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम डाल देंगे इसको 20,000 को, जो कि ओसीआई में जाता है हमारा। और ये हमारा सेम जो एंट्री हम पास करते थे 11th स्टैंडर्ड में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो इस क्वेश्चन में जो बताया गया है कि एक इनके पास जो बिल्डिंग है वीनस लिमिटेड के पास एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और एक ऑफिस बिल्डिंग है, तो उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि हम हर डिफरेंट डिफरेंट जो एसेट्स है उसको डिफरेंट क्लास के बेसिस पर हम उसको रिवैल्यू कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर हम रिवैल्यू कर सकते हैं, एंड जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर उसकी वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप डेप्रिसिएशन सरप्लस अमाउंट निकालिए एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट निकालिए इन द ईयर 2003 to 4। तो इसमें जो हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू दी गई है वो 9 लाख की दी गई है, और आफ्टर 2 ईयर्स की बात करते हैं ये, तो आफ्टर 2 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 7,20,000 की वैल्यू बचेगी, क्योंकि 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग होगा 1,80,000 एंड 7,20,000 उसकी वैल्यू बचेगी। लेकिन उसको रिवैल्यू किया था उसकी वैल्यू कितनी बनी, 9,60,000, तो 9,60,000 वैल्यू बनी उसकी। देन यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज एज 10 ईयर्स द इग्नोर। देन उसके बाद हमारे 8 ईयर्स बैलेंस बचे, तो 8 ईयर्स पे उसका 9,60,000 के अकॉर्डिंग 1,20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एंड देन जो फर्स्ट पे जो डेप्रिसिएशन आया था वो 90,000 का डेप्रिसिएशन आया था, तो डेप्रिसिएशन कितना एक्स्ट्रा है 30,000 का। और इसी तरह जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बनेगी वो 9,60,000 माइनस 7,20,000, तो इसकी जो इंक्रीजमेंट कितना हुआ है 2,40,000 का, और प्लस जो 30,000 का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था उसको हम रिटेन अर्निंग में हमने ट्रांसफर कर दिया था, उसको सेटअप करेंगे तो हमारा एडिशनल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बचेगा, 2,10,000 हमारा बचेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ। इसमें देखो यूजफुल लाइफ को रिवाइज किया जा रहा है, जैसे पहले इसमें यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, और इस क्वेश्चन में आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसकी जो एसेट की यूजफुल लाइफ को रिवाइज किया तो देन उसमें 4 ईयर्स और रिमेनिंग बचे, तो यानी कि कितने उसमें 6 ईयर बने टोटल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 10,000 पर हम 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग हमारा और रेजिडुअल वैल्यू इसमें दिया गया है। तो हम जैसे 11th स्टैंडर्ड में करते थे सेम उसी तरह हमें इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, यानी कि 10, तो इसमें 800 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया जो कि 2 ईयर्स तक हम कंसिडर करेंगे। देन 10,000 में से हमने 800 लेस किया, देन फिर 800 लेस किया, 8,400 हो गया। अब देन 2 ईयर्स के बाद हमने उसकी जो लाइफ को है रिवाइज किया जो कि 4 ईयर्स को कंसिडर किया। इसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू को लेस करेंगे पहले, फिर हम इसमें इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड करके हमारा क्या आ गया डेप्रिसिएशन, 1,600 डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन 800 आया, सेकेंड ईयर में 800 एंड थर्ड ईयर में 1,600 डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, ये जो सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार खुद से भी कर सकते हैं, बट हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 3 ईयर्स एगो एट ए कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, इसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दी गई है, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगाया गया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाया गया है 10% की रेट से। तो इसमें 5 मिलियन की प्रॉपर्टी पे देखो दिया गया है, इसमें 10% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 36,45,000 बचेगी। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर, देन उसमें जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी कंसिडर की गई है, 8 ईयर्स की कंसिडर करी गई है जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इस जो अमाउंट बचा है उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड से पर एनम डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे, इसी को हम 8 ईयर्स से डिवाइड करके हमारा 4,50,675 का डेप्रिसिएशन पर एनम हमारा कंसिडर करेंगे ईयर 4 से ईयर 11 तक। देन हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारे पास एक इसमें बोला गया कि हमारे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 करोड़ रुपीज है और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है। देन एट द एंड ऑफ 6th ईयर, अब इसमें क्या है रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स टरबाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। इसमें मेन फिगर जो हमें निकालना है वो रिप्लेसमेंट का निकालना है इस क्वेश्चन में। एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब एट द एंड ऑफ 6th ईयर की बात कर रहे हैं, देन उसमें हमें रिप्लेसमेंट का फिगर निकालना होगा। एट द एंड ऑफ 6th ईयर पे हम आएंगे तो इस मशीनरी की वैल्यू कितनी बचेगी,
60 लाख का इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर पे लानी होगी हमें, जो कि 40 लाख बचेगी, उसको हम कंसिडर करेंगे। और उसमें जो हम नया टर्बाइन ऐड कर रहे हैं 45 लाख का एट द एंड ऑफ 6 ईयर, उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उसको हमें हटाना भी पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो नए टर्बाइन की जो वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे। देन हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आए क्योंकि हम एट द एंड ऑफ 6 ईयर है तो 6 ईयर बैक हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी 33,57,900। देन हम इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 6 ईयर्स का। उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसको रिप्लेसमेंट अमाउंट मानेंगे और इसको हम लेस कर देंगे। तो हमारी जो है इसमें मशीनरी की कैरिंग अमाउंट हमारी आ जाएगी। ये जो हमारा आएगा कैरिंग अमाउंट मशीनरी का आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका इजीली हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी की वैल्यू कंसिडर करनी है हमें। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी दी गई है, डिलीवरी फीस दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग को हम कंसिडर करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। परचेज ऑफ ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, देखो परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक ए प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह कंसिडर करेंगे। इसको हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो खर्चे हैं वो एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम इसको मशीनरी की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि एंटिटी ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% से, जो कि 80 लाख पे होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करेंगे। देन बाकी जो इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, ये सारी आइटम्स हमने ऐड करके इसका कैरिंग हमारा जो कैपिटलाइज्ड अमाउंट बनेगा 92 लाख बनेगा। एंड देन जो सेटलमेंट डिस्काउंट की बात करता है इस क्वेश्चन में, एक ये 5% की रेट से, तो जो अमाउंट 5% की रेट से 72 लाख में निकालेंगे तो वो हम उसको अदर इनकम में कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो उसको अलग से कंसिडर करेंगे, उसको बिल्डिंग उसकी कैपिटलाइज अमाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हम अदर इनकम में इसको शो करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सलिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग ऑफ इट्स ऑन यूज ऑन 1 अप्रैल 2000, द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। तो इसमें हमने क्या करना है, बिल्डिंग की वैल्यू को निकालना है। जो परचेज प्राइस दिया गया है, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस जो है बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे। आर्किटेक्ट की फीस दी गई है, इसको हम ऐड करेंगे। साइट प्रिपरेशन, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सारे खर्चे जो हैं हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड करेंगे। एक ये मेन पॉइंट याद रखने वाला है, जो जनरल ओवरहेड है, जो साधारण खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड वर्ड लिखा होता तो हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन हम आगे ये पॉइंट दिया गया है, अभी जो हमारा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में May 23 में, ये पॉइंट्स उसमें डाले गए थे। इंडिया 16 के जो क्वेश्चन आया था, तो ये पॉइंट्स हमारा रेलिवेंट है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि मटेरियल कॉस्टिंग ₹1 लाख हैड बीन स्पोल्ड एंड देयर फॉर वेस्टेड एंड ए फर्दर 1,50,000 वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। यानी कि मैं कुछ ऐसा डिजाइन बना रहा था जो कि मेरे को नहीं पता था कि वो कैसे बनेगा, लेकिन फिर वो हमारा बन नहीं पाया, तो उस पर हमारा जो मटेरियल वेस्ट हुआ तो वो हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में तो ऐड नहीं करेंगे ना, तो इसको लेस करेंगे मटेरियल में से। 2,50,000 को हम लेस कर देंगे। आगे उसने बोला कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वर्क ऑन द बिल्डिंग वाज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक्स। जो बिल्डिंग का जो वर्क है वो स्टॉप कर दिया गया, प्लस हमें लेबर कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, तो उसको हमने लेस करेंगे, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे 22,000 को। Then building was completed on 1st January and brought into use on 1st of April 2001. X Limited had taken a loan of 40 lakh on 1st of April 2000. यानी कि उसने 1st of April को जो है लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। द लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड इज रिपेबल ऑन 1st of April 2002. सो देन इन्होंने जो लोन लिया है वो 1st of April को लिया है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गया है, देखिए इसमें हम आगे देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें दिया गया है कि assuming that period for construction of building is not a substantial period 9 months, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है वो 9 मंथ्स तक चला है, तो उसको हम सब्सटेंशियल पीरियड नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, तो इसलिए इन्होंने इसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया, क्योंकि बिल्डिंग जो कंप्लीट हो गई थी, देखो ये दिया गया कि बिल्डिंग जो कंप्लीट हुई है वो 1 जनवरी 2001 को कंप्लीट हुई है, और जो लोन लिया गया है वो 1st of April 2000 को, यानी कि 9 मंथ्स तक इनका जो ये लोन रहा है, तो उसको सब्सटेंशियल पीरियड नहीं माना इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। एंड इसके इंटरेस्ट को हमने ऐड नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट आएगी 45,78,000 आएगी। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखो एक क्वेश्चन आगे दिया गया है, वो हम देख लेते हैं।
उसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा गया है कि उसको सब्सटेंशियल पीरियड माना गया है। देखिए मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन में माना गया है कि विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन 12 है, जो हम अभी करेंगे थोड़ा टाइम बाद, तो उसमें हम जो इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करेंगे। बट इसमें ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि सब्सटेंशियल पीरियड माना या नहीं माना, तो इसलिए हमने उसको 9 मंथ्स का टाइम पीरियड के इंटरेस्ट को हमने उसमें काउंट नहीं किया। तो नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि XYZ लिमिटेड इसमें बताया गया है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 1 लाख की इसमें कॉस्ट है और इसमें क्या दिया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया गया है 10,000 एंड 1 जनवरी 2004, 4 ईयर्स की बात करा, तो उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 60,000 बच जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड से। देन इन्होंने उसकी जो लाइफ को रिवाइज किया 4 ईयर्स के लिए। देन क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको डेप्रिशिएट करेंगे। 60,000 पर 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम 50,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन हमारा काउंट करेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 12 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड परचेज सम लैंड फॉर 10 मिलियन। 10 मिलियन का इन्होंने लैंड खरीदा, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू फैक्ट्री। यानी कि लीगल कॉस्ट इसमें ऐड होगी, तो ये इंक्लूडेड है तो सही है। ये एक लीगल कॉस्ट जो है वो लैंड से रिलेटेड खर्चे हैं, तो वो उसमें हम ऐड ही करते हैं। तो ये 10 मिलियन का हमारा लैंड खरीदा हमने। जो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड ऑन 1 मई 2001, यानी कि कमेंस किया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस कब किया है, 1 मई को किया है, देखो। और जो लैंड खरीदी थी वो 1 अप्रैल को खरीदी थी, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, जो मैंने अभी बताया भी था आपको कि विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ है वो 30 नवंबर को कंप्लीट हुआ है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हम कब से लोन, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे, 1 मई 2001 से 30 नवंबर 2001 तक का, यानी कि 7 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हम निकालेंगे। कितने अमाउंट पर निकालेंगे, 17.5 मिलियन पर हम 6% की रेट से 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि सब्सटेंशियल पीरियड माना गया है। देखो नीचे सबसे पहले ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 612.50 फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे इसको। तो हम इसको ऐड करेंगे इसमें। ये एक मेन पॉइंट इसमें, ये जो हमारा पैरा दिया गया है ये लोन अमाउंट से रिलेटेड है। ये एक मेन पॉइंट था जो हमने कवर कर लिया। आगे हम इनिशियल चीजें देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दी गई है। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड जो है वो लैंड से रिलेटेड खर्चे हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल, इसको भी ऐड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब देखिए इसमें एक मेन पॉइंट है, देखिए 2 लाख पर मंथ का जो है इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट दी है, तो कितने मंथ्स का हम ऐड करेंगे, जितने मंथ्स का हम लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उतने मंथ्स का ही हम कंसिडर करेंगे 7 मंथ्स का। तो 7 मंथ्स की जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसको हम ऐड करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली, देखिए इसमें डायरेक्टली वर्ड लिखा है, इसलिए हम इस ओवरहेड्स को हम ऐड करेंगे। वो भी कितना, 7 मंथ्स का, क्योंकि 1 लाख पर मंथ हो रहा है तो 7 मंथ्स तक का हम काउंट करेंगे। बाकी जो ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट है वो जनरल ओवरहेड है, तो हम इसको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एज ए कार पार्किंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इस कार पार्किंग का जो इनकम है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेलोकेटिंग एम्प्लॉयज टू वर्क एट द न्यू फैक्ट्री, यानी कि जो एम्प्लॉयज है उनको किसी और फैक्ट्री पे रेलोकेट किया गया है, तो वो इस फैक्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, तो इसलिए हम उसको इस खर्चे में काउंट नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, हमने नेताजी को रिबन काटने के लिए बुलाया, तो नेताजी का जो रिबन काटने का खर्चा है उसको हम बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड। ये हमने किया था कि 7 मंथ्स का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एंड देन ये जो ओवरहेड कॉस्ट 7 मंथ्स के किए थे। उसके बाद ये जो पैरा है किसकी बात करता है, डेप्रिसिएशन की बात करता है। इस पैरे में बोला गया है कि जो बिल्डिंग की लाइफ है वो 40 ईयर कंसिडर की गई है, और जो रूफ की लाइफ है वो 20 ईयर्स कंसिडर की गई है। और उसके ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कितना लग रहा है, 30% रूफ पर लग रहा है, यानी कि बिल्डिंग पर कितना लेंगे, बैलेंस 70% लेंगे। और इसमें मेन थिंग, और कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस दिन से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे से हम उस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। और हमें कब की बात कर रही है, 31 मार्च 2002 को हमारे को बैलेंस शीट की बात करी जा रही है क्वेश्चन में। तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 30 नवंबर से
31 मार्च, यानी कि 4 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन काउंट करके लेस करेंगे, जो कि नीचे देखो कैलकुलेट किया गया है। जो कि ये जो अमाउंट है इसमें से हम लैंड को एक्सक्लूड कर देंगे, और जो लैंड को एक्सक्लूड करके 10,000 वाला जो अमाउंट है उसको एक्सक्लूड करके उस पर हम 20 ईयर्स की लाइफ मान के रूफ की और बिल्डिंग की 40 ईयर्स की लाइफ मान के 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे 30% एंड 70% के अकॉर्डिंग। देन हमारा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा हमारा, देन हमारी जो टोटल क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी हमारी 19,805.12। देन हम बाकी कुछ पॉइंट्स इसमें जो हमारे रह गए हैं वो देख लेते हैं। इसमें हमारे को एक डिकमीशनिंग का जो बताया गया है वैल्यू, डिकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू जो दी गई है 20 मिलियन के अकॉर्डिंग 0.046 है, उसको हम ऐड कर लेंगे इसमें, जो कि हमारा 920 बन रहा है। देन एक और इसमें जो ये लास्ट पॉइंट हमारा रहता है, इन रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹1 लाख ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको हम लेस कर देंगे इसमें से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा अभी मई 23 में आया था, और एक बार आप इसको अच्छे से कंसिडर कर लीजिएगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एच लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ पीपीई कॉस्टिंग 100 मिलियन विच हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। देखिए इसमें जो पीपीई की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है, और इसमें एक डिकमीशनिंग का खर्चा दिया गया है। इसमें डिकमीशनिंग की कितनी बात की गई है, 5 मिलियन की बात की गई है। तो डिकमीशनिंग का जो खर्चा है आफ्टर 10 ईयर्स दिया गया है, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% रहेगा हमारा, जो कि मशीनरी की वैल्यू में हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसको हम 5 मिलियन के अकॉर्डिंग उसको हम करेंगे, तो हमारा 2.32 प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हम उसको पीपीई की कॉस्ट में ऐड करके उसके अकॉर्डिंग हम उसको 10 ईयर्स का हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, डिटरमाइनिंग द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो एंड में जो वैल्यू है उसकी नील बच जाएगी। एंड डिकमीशनिंग लायबिलिटी निकालनी है। डिकमीशनिंग लायबिलिटी वापस से कितनी आ जाएगी, 5 मिलियन, जो उस पर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। देखो इसमें हमने जो पीपीई की वैल्यू ली है 102.32 ली, इसको 10 ईयर्स तक हमने डेप्रिशिएट करते करते हमें इसकी वैल्यू आखिर में कितनी आएगी, नील आ जाएगी। और इसी तरह से जो हमारा डिकमीशनिंग लायबिलिटी था उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली, और उस पर हम 8% की रेट से इंटरेस्ट ऐड करते करते उसकी एंड में क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मिलियन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको एक तरफ जो है इसके लिए पीपीई की वैल्यू कंसिडर करनी है, दूसरी तरफ डिकमीशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज होते होते 5 मिलियन की हो जाएगी। और इसी तरह आगे एक अलग से पॉइंट दिया गया है, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड डिकमीशनिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ इनकरिंग द डिकमीशनिंग एक्सपेंसेस एंड और द डिस्काउंटेड। एंड देन सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, एट द एंड ऑफ ईयर 4, यानी कि अब हमें कहाँ पे जाना है, ईयर 4 में जाना है। तो ईयर 4 के बाद क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बचेगी। और इन्होंने इसको अलग से कंसिडर किया है कि जो डिकमीशनिंग लायबिलिटी चेंज होकर कितनी हो गई, 8 मिलियन। तो उसको हमें ईयर 4 पे लाना पड़ेगा, यानी कि ईयर 4 की प्रेजेंट जो ईयर 4 पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो हमें 6 ईयर बैक आना पड़ेगा, जो कि उसको 8 मिलियन की रेट से और इसमें 1.08 से, तो हम इसको जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी हमारी 5.04 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो हमारी वैसे ईयर 4 पे कितनी होती, इसकी वैल्यू होती 3.15, और अब जो बन रही है वो 5.04, यानी कि टोटल कितना इन डिफरेंस है, 1.89 का जो डिफरेंस है उसको हम पीपीई की वैल्यू में ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 4 61.39 में। तो 61.39 में हम इसको ऐड करके फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बैलेंस 6 साल तक, जो कि एंड में जो है नील आ जाएगी उसकी वैल्यू। और इसी तरह जो डिकमीशनिंग लायबिलिटी है तो उसकी 5.04 बन रही थी, उस पर 8% की रेट से इंटरेस्ट लगाते लगाते वो कितना बन जाएगा, 8 मिलियन बन जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है और सिंपल है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है ये। तो हमारा जो इसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो एंड में नील रह जाएगी, और डिकमीशनिंग लायबिलिटी इंटरेस्ट ऐड करते करते सेम आ जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस ऑफ इंडेस 16 के साथ।